अब मैं सिलसिलेवार तरीके से कुछ राज्यों का विश्लेषण चाहूंगा यशवंत, और हरियाणा से ही शुरू कर लेते हैं। आपने एक दिलचस्प जो बात कही है, इसमें मुझे दिलचस्प लगी। इंडिया और एनडीए, आसान भाषा में कर देते हैं बीजेपी और कांग्रेस, लड़ाई वहां है, ठीक है। एक कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी का भी उम्मीदवार खड़ा है। कांग्रेस के खाते 45% वोट बैंक और बीजेपी के खाते में 43%, और यह 58 था और वो 32 पे थे। बहुत बड़ा फर्क था पिछली बार, पर सीटें 4-6 यानी कि दोनों को 5-5। क्यों दोनों को 5-5? इसलिए क्योंकि हरियाणा के भी अलग अलग इलाके हैं, आप भी जानते हैं, आप हरियाणा को अच्छे से समझते हैं। जो आपका दिल्ली से सटा हुआ इलाका है वो बीजेपी का कोर इलाका है, जहां पे उनकी सीटें वहां पे आती हैं। और जो जाटलैंड जिसे कहें, वहां पर हमारा एग्जिट पोल का आंकड़ा बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि आईएनएलडी और जेजेपी का मेल्टडाउन हो गया है और जाट मतदाता पूरी तरह से कांग्रेस को शिफ्ट हुए हैं। उस नाते ऐसी सीटें 3-3 हैं एक्चुअली में, अगर आप बोलेंगे कि जो 3 कंफर्म कांग्रेस की हैं और 3 भाजपा की कंफर्म है, बीच की 4 सीटें ऐसी हैं जो टच एंड गो के मार्जिन से बिल्कुल वो हैं। तो कांग्रेस जो अपनी सीटें निकाल रही है वहां पर, वो लंबे मार्जिन से समय निकाल रही है, जो 3 कंफर्म सीटें हैं। इस कारण से स्टेट का जो वोट शेयर है, रोहतक, सोनीपत और सिरसा की बात कर रहे हैं, वहां पर क्या है कि जो मार्जिन है कांग्रेस का काफी हेल्दी है, उसके कारण स्टेट का वोट शेयर वो एक थोड़ा सा कांग्रेस की ओर ज्यादा। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में बीजेपी को आप 21% वोट दे रहे हैं, जबकि इंडिया मतलब कांग्रेस 33% और आम आदमी पार्टी 24%, पर एनडीए को यानी कि बीजेपी को 1 से 3 सीट। नहीं, कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस को 24% नहीं, कांग्रेस के वोट उससे ज्यादा हैं आम आदमी पार्टी से। कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी 24 और कांग्रेस 33। हाँ, उसका कारण यह है कि पंजाब में बीजेपी के जो वोट हैं वो कंसंट्रेटेड हैं कुछ पॉकेट्स में, जो हिंदू बहुल सीटें हैं पंजाब की। बचे हुए पंजाब में बीजेपी का जो वोट शेयर है वो तकरीबन 10 से 20% की रेंज में। तो राज्य का औसत जो है आप निकालते हैं तब आपका वो 20-21% पे उस तरीके से आता है। तो राज्य कैसा है, किस जगह पे किस तरह के मुकाबले हैं, वो आपको समझने की जरूरत है। अब जैसे आप दिल्ली की बात करें, सीटों पर मोदी फैक्टर काम नहीं किया है, नहीं क्या ये कहना सेफ होगा? कर ही नहीं सकता, क्योंकि अकाली और बीजेपी वहां पे मिलके इतने समय से। नहीं, मैं हरियाणा को भी जोड़ रहा हूं। हाँ। बस हरियाणा 13 पंजाब। नहीं, हरियाणा में तो देखिए हम लोग ने कितनी बार इस बारे में बात की। अगर आप हमारे ट्रैकर्स, मुझे उम्मीद है कि सारे दर्शक जो एबीपी सी वोटर के ट्रैकर्स को फॉलो करते हैं, देश का मूड फॉलो करते हैं, हम पिछले करीबन 3 साल से कह रहे थे कि देश की सबसे ज्यादा अलोकप्रिय सरकारें जो हैं उनमें से हरियाणा एक है। देश के सबसे ज्यादा अलोकप्रिय मुख्यमंत्री जो हैं वो उस समय हरियाणा के थे। तो हरियाणा में तो ये पेंडिंग था लॉन्ग टाइम, लेकिन अभी भी मजे की बात यह है, इतनी ज्यादा अलोकप्रिय सरकार के बाद में भी अभी भी वहां 43% बीजेपी को वोट वहां मिल रहा है। जिसका मतलब क्या है कि वो जाट नॉन जाट की जो हरियाणा की राजनीति है ना, वो अभी भी उसी लकीर पे चल रही है। और कांग्रेस को अगर अब चूंकि खत्म हो चुका है, इसलिए मैं आलोक भाई को सुझाव भी दे सकता हूं उस लिहाज से, अगर तो आपको जो हमारे आंकड़े हरियाणा में दिख रहे हैं इसको आने वाले कुछ महीनों के अंदर मुकम्मल जीत में कन्वर्ट करना है, तो हरियाणा को जाट बेस केवल पॉलिटिक्स से थोड़ा सा और बड़ा करके नॉन जाट बेस की ओर भी और इनको ले जाना होगा, ताकि जो भाजपा की राज्य सरकार से नाराज मतदाता नॉन जाट बैठे हुए हैं वो आपकी ओर पूरी। पर ये बात सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं है संजय। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश के बाद 48 सीटों के साथ दूसरी सबसे ज्यादा सीटों वाला सूबा है, और वहां पर अगर मैं अक्रॉस सारे चैनल्स के एग्जिट पोल पर नजर डालूं तो 15 से 16 सीटों का नुकसान वहां पर एनडीए को होता दिख रहा है। अब उसमें बाल की खाल निकाली जा सकती है कि बीजेपी को नुकसान नहीं, अजित पवार और एकनाथ शिंदे का है, पर एक वो डेंट है। तो इस डेंट को, ये उत्तर भारत तक नहीं, पश्चिम में भी ऐसी कहानी है, पर अखिल भारतीय स्तर पर बीजेपी की, अब मैं इसे लहर ही कह सकता हूं, इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं आप? आपने जिस राज्य का जिक्र किया महाराष्ट्र, निश्चित रूप से वहां डेंट है। कुछ राज्यों में छोटा मोटा और डेंट कहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप देखिए उन राज्यों को देखें जहां बीजेपी ने अपने। नहीं, महाराष्ट्र छोटा डेंट नहीं है, लगभग आधे में आ रहा है। हाँ, लेकिन बड़े फायदों को भी देखें कि किन राज्यों में उन्हें ज्यादा बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उड़ीसा है, बंगाल है, ये 2 कोस्टल राज्य आप कह सकते हैं, ईस्टर्न इंडिया के राज्य हैं। इसके अलावा आप तेलंगाना में देखें बड़ा फायदा हो रहा है।
आंध्रा में देखें बड़ा फायदा हो रहा है, तमिलनाडु में फायदा हो रहा है, केरल में कुछ ना कुछ फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये बीजेपी को फायदा होता हुआ होगा या ये अभी एग्जिट पोल के ही आंकड़े हैं? इस वक्त तो एग्जिट पोल है और हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। मानना होगा हमें कि लगभग नतीजे इसके आसपास होंगे। यूपी में भी फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा नहीं, है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि पूरब मतलब उड़ीसा और दक्षिण के जो इलाके हैं, तेलंगाना, आंध्र में ऐसा इतना जबरदस्त बदलाव उस तेलंगाना में जहां कांग्रेस ने अभी बम्पर जीत के साथ अपनी सरकार बनाई है। हाँ, बिल्कुल हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक विधानसभा का चुनाव और दूसरा लोकसभा का चुनाव, चुनाव दर चुनाव हमने देखा है। जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एबिलिटी है अपने पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए वोट खींचने की, वो बहुत ज्यादा है। तो विधानसभा के चुनाव में अभी बीजेपी की हार हुई तेलंगाना में, कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की, लेकिन जो वहां की रूलिंग पार्टी थी बीआरएस, वो बहुत हाशिए पे चली गई है। और विधानसभा के चुनाव हारने के बाद उनके अपने वोटरों को भी लगा कि अगर इस पार्टी को हमने वोट दिया लोकसभा में तो कोई बड़ा फायदा नहीं है, क्योंकि लोकसभा में इनकी कोई बड़ी अहमियत नहीं होगी। तो बाइपोलर कंटेस्ट हो गया बीजेपी और कांग्रेस के बीच और लगभग बड़े कांटे का मुकाबला है तेलंगाना में। मुझे लगता है थोड़ा एज बीजेपी के पास